एवरीवन, वेलकम बैक टू अड्डा 24/7 नीट। मैं हूं आपकी शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है मेरे बच्चों। आज की कहानी जो मुझे सुनानी आप सुनेंगे अपनी और सिर्फ अपनी आपकी अपनी शिप्रा मैम की ज़बानी बेटा। और आज हम पढ़ने वाले हैं लिविंग वर्ल्ड का थर्ड लेक्चर, जिसमें मैं आपको बताऊंगी नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज का मतलब यह है कि इट इज शोन बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म ओनली। लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा ये शो की जाएंगी। जिसमें मैंने आपको बताया मेटाबॉलिज्म के बारे में। तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस शरीर के बाहर टेस्ट ट्यूब में परफॉर्म की जा सकती हैं, पर पूरा मेटाबॉलिज्म होने के लिए शरीर का होना बहुत आवश्यक है। तो मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कहलाती है। समझ में आई बात। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कॉन्शियसनेस एंड रिस्पॉन्सिवनेस। दिस इज द वेरी एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एनी एक्सेप्शन। कोमा पेशेंट को ना तो हम लिविंग मानते हैं ना तो हम नॉन लिविंग मानते हैं, इसलिए हम उन्हें उन ऑर्गेनिजम्स को कंसिडर या उन लोगों को कंसिडर लिविंग में नहीं कर रहे हैं। फिर मैंने आपको ये सारी चीजें बताई। फिर मैंने आपको बताया सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी व्यक्ति या कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर वो जीवित है, तो चाहे वो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हो चाहे वो मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में, बेटा इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये प्रॉपर्टी राजा बेटा पाई जाती है कि वो एक कम से कम एक सेल का तो बना ही हो। मल्टीसेल्यूलर की तो बात अलग है, तो कम से कम सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन होना जरूरी है। फिर मैंने आपको बताया अंडरलेइंग इंटरैक्शंस के बारे में। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक सेल के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं और इंटरैक्ट करने के बाद वो अपना जीवन जीते हैं। If I am talking about the unicellular organism, तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म भी अपने स्यूडोपोडिया खोल के खाने को इंगल्फ करता है और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी। तुम सोचो एक छोटू से पिद्दू से सेल में इतने सारे इंटरेक्शन हो रहे हैं, इतने सारे उसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स हैं जिनके में इंटरेक्शन होता है। तो चाहे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हो, सब के बीच की सेल्स के बीच में इंटरेक्शन होता है। कोई भी एक टिश्यू, ये याद रखना, जैसे एपिथेलियल टिश्यू या मस्कुलर टिश्यू या कोई भी ऑर्गन वो सेल से मिलकर बना है, पर अगर उस ऑर्गन की एक सेल को निकाल कर बाहर फेंक दिया जाए तो शायद वो एक सिंगल सेल वो फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती जो सारा ऑर्गन परफॉर्म करता है। तो एक सेल जो है डिफरेंट सेल्स जो है मिलकर इंटरैक्ट करके एक टिश्यू बनाती हैं, टिश्यू इंटरैक्ट करके एक ऑर्गन बनाता है और वो ऑर्गन एक स्पेशल टाइप का फंक्शन परफॉर्म करता है टू डू समथिंग स्पेशल। दिस इज कॉल्ड एज इंटरैक्शन बिटवीन द सेल्स, बिटवीन द टिश्यूज एंड बिटवीन द ऑर्गन टू मेक द ऑर्गन सिस्टम। ये सारी चीजें हम लोगों ने लास्ट क्लास में खत्म की और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूं द नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब ये है, नॉन डिफाइनिंग का मतलब ये होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही पाई जाएगी, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं पाई जाती। ये बात समझ में आई बात। लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही पाई जाएगी, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं पाई जाती। समझ में आई बात। नॉन डिफाइनिंग का मतलब क्या होता है? नॉन डिफाइनिंग का मतलब ये होता है लेस डिफाइनिंग या लेस इंपॉर्टेंट। इसका मतलब ये नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है। नॉन डिफाइनिंग का मतलब ये है, ध्यान से समझो, मैम लिख रही है नॉन डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लिविंग। नॉन डिफाइनिंग फीचर्स क्या होता है बच्चों? नॉन डिफाइनिंग फीचर वो फीचर होता है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो शो किया ही जाता है, शोन बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। ध्यान से सुनना, शोन बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा तो शो किया ही किया जाता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा शो तो किया ही किया जाता है, बट may have some exception or also shown by non-living object। Is this clear to you guys? ये बात क्लियर हुई कि नॉन डिफाइनिंग फीचर वो फीचर होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा तो शो किए ही जाते हैं बच्चों, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा तो शो किए ही जाते हैं, पर में हो सकता है कि इनका कोई एक्सेप्शन हो या ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के द्वारा शो किए जा रहे हों। इसलिए हम इन्हें नॉन डिफाइनिंग फीचर के अंदर जानते हैं कि अगर मैं लिविंग की डेफिनेशन दूं तो इनको नहीं इंक्लूड कर सकती, एक प्रॉपर लिविंग की डेफिनेशन दूं तो इनको नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि ये नॉन लिविंग
लिविंग के द्वारा, या इनके एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ गई बात? चलिए ये क्लियर है। तो इनको हम नॉन एसेंशियल क्यों कहते हैं? क्योंकि नॉन लिविंग के द्वारा भी शो किए जा सकते हैं। चलिए बच्चों, अब आपको मैं ये बताती हूँ कि नॉन डिफाइनिंग फीचर में आज हमने कौन कौन से फीचर पढ़ने हैं। चलिए शुरू करते हैं। सो नॉन डिफाइनिंग फीचर्स, नॉन डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लिविंग। नॉन डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लिविंग में हम कौन कौन से फीचर्स डिस्कस करेंगे। आइए बच्चों शुरू करते हैं। और आज ये जो है टॉपिक एंड होगा, तो इसके साथ में और भी जो एडिशनल फीचर्स होते हैं लिविंग के, वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, इसमें हम दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एक हम लोग बात करेंगे बच्चों ग्रोथ के बारे में। ओ मैम, ग्रोथ नॉन डिफाइनिंग है, ये तो हमको पता ही नहीं था। और एक हम बात करेंगे बच्चों रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, रिप्रोडक्शन भी नॉन डिफाइनिंग है, क्यों है मैम? अभी आपको जस्ट थोड़ी देर बाद समझ में आ जाएगा। ग्रोथ में हम दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ग्रोथ में हम बात करेंगे किसके बारे में? ग्रोथ हम बात करेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ग्रोथ इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और ग्रोथ हम बात करेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। इनकी ग्रोथ के बारे में टॉपिक में ये डिस्कशन होना है। और साथ में हम बात करेंगे एनिमल ग्रोथ की, साथ में हम बात करेंगे एनिमल ग्रोथ की। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे किसकी? एनिमल ग्रोथ की। ठीक है, एंड प्लांट ग्रोथ की, प्लांट ग्रोथ की। समझ में आई बात? और इस टॉपिक में दो और चीज़ें डिस्कस करनी है। कहाँ बनाऊँ ये समझ नहीं आ रहा है मुझे, चलो यहाँ बना देती हूँ। इसके बाद इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे दो और चीज़ें, जो कि होगी इंट्रिंसिक ग्रोथ, इंट्रिंसिक ग्रोथ। ठीक है, और इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। एक पिद्दू से टॉपिक में मैम इतना सारा, जी हाँ, नीट का तैयारी करना है कि नहीं करना है? बिना नीट का तैयारी किए छोड़ेंगे थोड़ी। तो ये सारी चीज़ें हमें इस पूरे टॉपिक में डिस्कस करनी है। क्लियर है बच्चों? सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ कैसी, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ कैसी, एनिमल में ग्रोथ कैसी, प्लांट में ग्रोथ कैसी, इंट्रिंसिक ग्रोथ क्या है, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। क्लियर है, समझ में आ गई बात? क्लियर क्लियर। तो और रिप्रोडक्शन में कुछ नहीं, रिप्रोडक्शन में कोई और ब्रांच नहीं, इसलिए मैंने नहीं बनाया। ठीक है, तो चलो बिना किसी देरी के हम लोग शुरू कर लेते हैं। ग्रोथ क्या होती है? ग्रोथ बोलो, क्या होगा ग्रोथ? बोलो। किसी भी ऑर्गेनिज्म का या किसी भी ऑर्गेनिज्म में सेल का नंबर बढ़ना या सेल का साइज बढ़ना, हम उसे ग्रोथ कहते हैं। सीधी बात, नो बकवास टाइप में मैं ये बात करूं कि व्हाट इज ग्रोथ बेटा, व्हाट इज ग्रोथ? ठीक है, ग्रोथ क्या है, व्हाट इज ग्रोथ? यही लिख देती हूँ, इंक्रीज द सेल नंबर और सेल मास इज ग्रोथ। ग्रोथ क्या है? सेल नंबर का इंक्रीज होना और सेल मास का इंक्रीज होना ग्रोथ कहलाता है। इसका मतलब ये कि ग्रोथ कुछ ऐसी हो सकती है बच्चों, बोलो मैं सही हूं ना? ग्रोथ कैसी हो सकती है? या तो एक सेल, ये दो सेल हैं, या तो एक सेल दो भागों में डिवाइड हो जाए, ये भी ग्रोथ है, या तो ये सेल का साइज इंक्रीज हो जाए, तो ये भी ग्रोथ है। यहां पर आप क्या कर रहे हैं बच्चों? यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? यहाँ पर आप सेल का नंबर इंक्रीज कर रहे हैं और यहाँ पर आप सेल का साइज इंक्रीज कर रहे हैं। इसको मोटू टोटू बना रहे हैं और इसको दो भागों में डिवाइड, मतलब दो सेल्स बना रहे हैं। क्लियर है? तो अगर आप अपनी सेल्स को दो भागों में डिवाइड कर रहे हैं तो भी ये ग्रोथ है, और सेल साइज इंक्रीज कर रहे हैं तो भी ये ग्रोथ है। क्लियर है? क्लियर है? आई होप दिस इज क्लियर। नाउ अब आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, आई थिंक इतना समझ में आ गया आपको। नाउ अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो यहां पर अगर मैं आपसे लिख दूं कि व्हाट इज द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ, ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ, ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ बताओ। दो कैरेक्टरिस्टिक्स जो ग्रोथ में होने ही चाहिए। ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ, पहला नंबर 1 सेल नंबर इंक्रीज होना, ये एक कैरेक्टर हो सकता है ग्रोथ का। ठीक है, और दूसरा सेल का साइज इंक्रीज होना भी ग्रोथ हो सकता है। इज दिस क्लियर? व्हाट इज द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ? दो विशेष प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक्स ग्रोथ के क्या हैं बच्चों? सेल नंबर इंक्रीज होना और सेल का साइज इंक्रीज होना। इज दिस क्लियर टू यू गाइस? नाउ आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। आगे बढ़ने के बाद मुझे ये समझ में आ रहा है, कमन
इधर देखिए, अब आई जाइए, इधर आ जाइए, नेक्स्ट पार्ट, इधर आ जाइए। नाउ अब मैं बात कर रही हूँ दो चीज़ों की, ठीक है, अब मैं बात कर रही हूँ दो चीज़ों की बच्चों। एक इधर मैं बात कर रही हूँ, ये थोड़ा सा मुझे मिटाना पड़ेगा इस लाइन को, ठीक है, इधर मैं बात कर रही हूँ, थोड़ा सा इधर से लाइन खींच लेती हूँ, है ना, ठीक है। इधर मैं बात कर रही हूँ बच्चों किसकी, इधर मैं बात कर रही हूँ ग्रोथ इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यहाँ मैं बात कर रही हूँ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ, क्लियर, बोलिए। और यहाँ पर मैं आपको बात बता रही हूँ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ, ठीक है। आपकी एनसीईआरटी में, हम एनसीईआरटी भी रीड करेंगे तो और ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ, ये चीज़ें हमको समझनी है कि यूनिसेलुलर में कैसे होता है, मल्टी सेलुलर में ग्रोथ किसको कंसिडर करते हैं, ठीक है। देखो भैया, यूनिसेलुलर में ग्रोथ इज व्हाट, यूनिसेलुलर में ग्रोथ क्या है, यूनिसेलुलर में सेल का साइज इंक्रीज होना ही, सेल का साइज होना, इंक्रीज होना भी क्या है बच्चों, ग्रोथ है। समझ में आया बात, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल का साइज इंक्रीज होना भी ग्रोथ है, ध्यान से समझिए। ग्रोथ, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल का साइज इंक्रीज होना भी ग्रोथ है और सेल का नंबर इंक्रीज होना भी ग्रोथ होता है, ठीक है। सेल का साइज इंक्रीज होना भी ग्रोथ है और सेल का नंबर इंक्रीज होना भी ग्रोथ होता है। इज दिस क्लियर? नाउ अब अगर मैं बात करूं किसकी, सेल का साइज इंक्रीज भी हुआ, नंबर भी इंक्रीज हुआ, तो भी ग्रोथ ही है। समझ में आ गई बात? नाउ ऐसा क्यों है ये आप समझो। सपोज दैट कि यहाँ पर एक छोटू सा अमीबा है, ध्यान से सुनते जाना, ठीक है। सपोज दैट कि ये एक छोटू सा अमीबा है, क्लियर है। अब ये अमीबा को अगर डिवाइड होना है तो ये अपने स्ट्रक्चर में थोड़ा सा बड़ा बनाती हूँ यार, ठीक है। अगर इसे ग्रोथ करनी है बच्चों तो ये अपना साइज क्या करेगा बच्चों, ये अपना साइज इतना बड़ा कर लेगा, सेल का साइज जो है इंक्रीज हो गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेल का साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज। सेल का साइज इंक्रीज होने के बाद कुछ समय के बाद ये एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा जहाँ से, और ये बीच में से ऐसा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये हो गए आपके दो डॉटर अमीबा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखने की जगह नहीं है पर देखो, ठीक है, ये क्या बन गए बच्चों आपके, ये बन गए आपके दो डॉटर अमीबा। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप इस सेकंड नंबर स्टेप में कि ये जो सेकंड नंबर स्टेप है ये भी ग्रोथ है, सेल का साइज इंक्रीज हो रहा है। सेल का साइज क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि सेल में प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज हो रहा है, साइटोप्लाज्म वगैरह इंक्रीज हो रहे हैं, मेटाबॉलिज्म बढ़ रहा है क्योंकि सेल को डिवाइड होना है। इज दिस क्लियर? मैंने आपको क्या बताया कि ग्रोथ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल का साइज इंक्रीज होगा तो भी ग्रोथ है और सेल का नंबर इंक्रीज होगा तो भी ग्रोथ ही है। समझ में आ गई बात? तो प्रोटोप्लाज्म सेल का साइज इंक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज मतलब एरो लगाती हूं ऊपर में, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज हो रहा है इसीलिए सेल बड़ी हो रही है, ये भी ग्रोथ है। अगर कभी इनको डिवाइड ही नहीं करना होता तो ये तो यहीं पे मर जाते, ऐसे ही मर जाते ना, ये यहीं पे मर जाते, आगे क्यों बढ़ता। पर क्योंकि सेल को डिवाइड होना है तो यहां पर आपको ये समझना है कि सेल का साइज इंक्रीज हो रहा है जो कि ग्रोथ का ही एक फिनोमिना है। समझ में आ गई बात? पर बेटा अगर मैं बात करूं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, देखो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ, ग्रोथ इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ध्यान से समझते जाना, ग्रोथ इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ग्रोथ इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। चलिए देखते हैं, अब ध्यान से समझना। इसमें आपने क्या देखा, इसमें आपने क्या देखा कि सेल डिवीजन, ठीक है, सेल डिवीजन प्लस सेल मास, सेल मास, इन दोनों का इंक्रीज, इन दोनों का इंक्रीज, चाहे मास इंक्रीज हो रहा हो चाहे नंबर इंक्रीज हो रहा है, इन दोनों को हम ग्रोथ ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। चाहे कुछ भी इंक्रीज हो रहा हो इन दोनों को हम ग्रोथ ही कंसिडर करते हैं, ठीक है, कंसिडर्ड एज ग्रोथ। क्लियर है? आई होप दिस इज क्लियर। पर अगर मैं बात करूं किसकी, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट नंबर 1 ग्रोथ इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, अगर मैं बात करूं किसकी, ग्रोथ इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ध्यान से समझना, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अगर मैं बात करूं किसकी, ग्रोथ इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, तो कहानी चेंज हो जाएगी। क्यों चेंज हो जाएगी, आइए देखते हैं। बिकॉज नंबर 1 पॉइंट, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स हैव
have different strategies, have different strategy for growth. ठीक है, क्या डिफरेंट स्ट्रैटेजी, ध्यान से समझना, देखना। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बेटा इसके पास एक ही सेल है। अब ये एक ही सेल से जो करना है कर ले, ठीक है। ये सेल डिवाइड होती है, होती और नॉन स्टॉप सेल डिवीजन कर सकती है, ठीक है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है ये ध्यान से समझना। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक समय के बाद, ध्यान समझना, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेम ऐसे ही जो है सेल डिवीजन होता है, कोई टेंशन नहीं। पर यहाँ पर ये याद रखना है कि यहाँ पर देखो, यहाँ से 1 से 2 सेल बनती है, 2 सेल बन गई, तो यही इसकी ग्रोथ भी है और यही इसका रिप्रोडक्शन भी है। दोनों एक ही चीज हो गई ना भाई। ए सेलुलर जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं यही तो उनका रिप्रोडक्शन भी, बाइनरी फिजन ही तो है ये। यहाँ पर कहानी अलग है, यहाँ पर सेल का मास इंक्रीज नहीं होना है, यहाँ पर क्या इंक्रीज होना है, यहाँ पर सेल नंबर इंक्रीज होना इज ग्रोथ। यहाँ पर सेल नंबर इंक्रीज होना इज ग्रोथ। यहाँ पर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ इज नॉट रिप्रोडक्शन, ग्रोथ इज नॉट रिप्रोडक्शन। अभी रिप्रोडक्शन में भी ये पॉइंट जो है बार बार आएंगे। क्या समझा आपने? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में अगर 1 से 2 सेल बन गई तो यही बेटा रिप्रोडक्शन भी तो हो गया ना भाई। बाइनरी फिजन में क्या होता है, अमीबा 1 से 2 में कन्वर्ट हो जाता है, दिस इज द रिप्रोडक्शन। पर मल्टी सेलुलर में कहानी अलग है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ के अलग तरीके से होगा उसका जो है। और एक चीज और बता दूं मैं, ठीक है। यहाँ पर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन फ्रॉम बाय बर्थ से ही शुरू हो जाता है। बाय बर्थ मतलब उनके लिए नो डेफिनेट एज, नो डेफिनेट एज, ठीक है। इनके लिए कोई डेफिनेट एज नहीं है कि भैया 15 साल का अमीबा हो जाएगा तब तक ये डिवाइड करेगा। भैया इनके में तो क्या होता है, इनके में आपने देखा, इनके में तो जब से ये पैदा होते हैं तभी से रिप्रोडक्शन करना शुरू कर देते कि नहीं कर देते, बताओ जरा सा। जब से ये 1 सेकंड के बाद डिवाइड होते हैं, 1 मिनट के बाद डिवाइड कर देते हैं। पर यहाँ पर आपको समझना है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ जो होती है, ग्रोथ is found in maybe all stages of life, देखो all stages of life, देखो अभी सेंटेंस समझना मैम क्या लिख रही है। all stages of life और maybe sometime in life, बट बेटा, बट यहां पर एक पॉइंट मैम लिख रही है, बट रिप्रोडक्शन फाउंड आफ्टर स्पेशल टाइम। अब समझो इसका मतलब क्या है। देखो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जब से ये पैदा हुए, ये आज पैदा हुए, ये हा आज तो हम बहुत खुश हैं अपने जीवन से, और 1 मिनट के बाद ये 2 बन गए, ग्रोथ भी हो गई, रिप्रोडक्शन भी हो गया। पर अब तुम सोचो कि एक छोटा बच्चा जिस दिन पैदा हुआ, जिस दिन पैदा उसी दिन बच्चे पैदा कर सकता है क्या? वो नहीं, पहले उसके में ग्रोथ होगी। ग्रोथ क्या हो सकता है, अगर वो प्लांट है, मल्टीसेलुलर प्लांट भी होते हैं, तो ग्रोथ उनका जीवन भर चलते रहेगी। अगर इंसानों की बात करूं तो ग्रोथ एक समय के बाद क्या हो जाती है बच्चों, ग्रोथ एक समय के बाद स्टॉप हो जाती है, रिपेयरिंग का काम आता है। पर अगर रिप्रोडक्शन बात करोगे तो यूनिसेलुलर में जब से पैदा होते हैं 1 मिनट या आधा घंटे के बाद रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, वो तो डिपेंड करता है किसका कितना डिविजन पीरियड है। पर हमारे में या प्लांट्स में फ्लावरिंग कब होगी, एक सर्टेन एज के बाद, बच्चे कब पैदा होंगे, एक सर्टेन एज के बाद। तो हमारे में रिप्रोडक्शन एक अलग एज में होती है, ग्रोथ में भी प्लांट में हर समय हो सकती है, या तो एनिमल्स में कुछ समय तक होती है। इनके में ग्रोथ भी जो है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन पूरे जीवन भर चलता रहेगा। इनके में रिप्रोडक्शन के लिए कोई टाइम नहीं है। इसका मतलब ये है, मतलब ग्रोथ और रिप्रोडक्शन साथ साथ होंगे। ये लिख देती हूं मैं यहाँ पे, ग्रोथ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ प्लस रिप्रोडक्शन, ये दोनों हम साथ साथ हैं, ठीक है। ये दोनों साथ साथ होते हैं, ये बात याद रखना, साथ हम साथ। यहाँ पर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन अलग अलग होते हैं, यहाँ पर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन अलग अलग होते हैं, ये याद रखना, ठीक है। चलो भैया, तो अब याद करें
ठीक है। अरे यार ग्रोथ का पॉइंट्स कहाँ गए, हम तो पढ़ाना शुरू कर दिए तो आगे पढ़ा ही नहीं। चलो पहले रिप्रोडक्शन दिया मेरे साइड में, पर मैंने ग्रोथ शुरू कर दिया। आ जाओ मैं पहले ग्रोथ ही पढ़ाऊंगी। अब देखो ग्रोथ के लिए एक डेफिनेशन याद रखना, ध्यान से समझना। ग्रोथ के लिए एक और चीज जो यहाँ पे आपको मैम ऐड करवा रही है वो भी याद रखो, इट इज द इरिवर्सिबल चेंज। इट इज द इरिवर्सिबल चेंज। ये एक इरिवर्सिबल चेंज होता है। मतलब शिप्रा मैम 5 फुट 7 इंच की हो जाए और कल बोले पिद्दू से 1 फीट की हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता बेटा। एक बार अगर ग्रोथ हो गई तो फिर वो हो गई। क्लियर है? इतनी बात समझ में आया? क्या क्या सीखा हमने ये सीखा कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक समय के बाद बच्चे पैदा होते हैं, उनके में ग्रोथ हो सकती है। एनिमल्स की बात करूं तो ग्रोथ हर समय नहीं होती, प्लांट्स में हर समय होती रहती है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करूं तो इनके में सेल का इंक्रीज होना ग्रोथ है, हमारे में सेल नंबर इंक्रीज होना ग्रोथ है, उनके में सेल नंबर इंक्रीज होना प्लस सेल का मास इंक्रीज होना दोनों ग्रोथ है। वहां पर जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसके कुछ समय के बाद रिप्रोडक्शन होने लगेगा, ठीक है, या पैदा होते से ही, पर हमारे में एक सर्टेन एज के बाद रिप्रोडक्शन होता है। समझ में आ गई बात? ठीक है। तो यहाँ पर रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ मल्टी सेलुलर में एक्सक्लूसिव इवेंट है, ये अलग अलग टाइम पर होते हैं। मतलब एक प्लांट फ्लावर तब देगा ना जब वो मैच्योर हो जाएगा। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जब से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पैदा होता है तब से वो तुरंत बच्चे पैदा करना शुरू कर देता है, डिवाइड करना शुरू कर देता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? आई होप दिस इज क्लियर। नाउ दिस इज द प्रोसेस डिफाइंड एज एन इरिवर्सिबल क्वांटिटेटिव इंक्रीज। क्वांटिटी मतलब सेल का साइज इंक्रीज, ठीक है। क्वांटिटेटिव इंक्रीज, मास इंक्रीज हो जाए या नंबर इंक्रीज हो जाए, ठीक है। मास इंक्रीज इन द मास ऑफ इंडिविजुअल और नंबर ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअल दोनों में से कुछ भी इंक्रीज हो जाए हम उसे ग्रोथ ही मानते हैं, ठीक है। ग्रोथ इन लिविंग बीइंग्स, ठीक है। ऑल लिविंग बीइंग शोज ग्रोथ ईदर बाय इंक्रीज इन द नंबर और बाय इंक्रीज इन द साइज ऑफ सेल इन लिविंग बीइंग्स। द ग्रोथ प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस आर ऑफ 2 टाइप। नाउ अब ये बात आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। नाउ अगली चीज जो मैं आपको, अब ये समझ में आया यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर में ग्रोथ कैसी होती है। अब मैं आपको बता रही हूँ किसके बारे में, अब मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। वहीं पर मैं ऐड कर लेती हूँ पेज, है ना, वहीं पर मैं पेज ऐड कर लेती हूँ ताकि नोट्स प्रॉपर बने, ठीक है। रुको बच्चों, ठीक है, यहीं पे मैं पेज ऐड कर ले रही है मैम, जिससे आपको दिक्कत ना हो, है ना। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। ओके, नाउ अब मैम आपको क्या पढ़ा रही है, ध्यान से सुनना। देखो अब हम बात कर रहे हैं प्लांट और एनिमल्स की ग्रोथ की, ठीक है। पहले हमने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर की बात की, जिसमें हमने सीखा कि यूनिसेलुलर में पैदा होते से ही रिप्रोडक्शन शुरू हो गया है। ग्रोथ उनके में ग्रोथ मतलब उनका सेल साइज इंक्रीज होना, इस ग्रोथ जैसे ही नंबर बढ़ गया हम ये मानते हैं कि सब एक ही साथ चल रहा है। समझो बात को, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हमेशा ग्रोथ और रिप्रोडक्शन इंक्लूसिव इवेंट है, सब साथ साथ चलता है। अपने में ऐसा नहीं होता है बच्चों। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ये दोनों एक्सक्लूसिव इवेंट है। मतलब हम लोग पहले मैच्योर होंगे, उसके बाद रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मैच्योर होंगे, उसके बाद ही बच्चे पैदा होंगे। चाहे हम इंसानों की बात करें, किसी जानवर की बात करें, किसी प्लांट की बात करें, किसी की भी बात करें, उनके में कुछ नहीं, वो उनका पैदा हो गए आधे घंटे बाद सेल साइज इंक्रीज करके डिवाइड कर गए। तो उनके में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन बोथ आर इंक्लूसिव इवेंट, साथ साथ होते हैं। हमारे में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन दोनों अलग अलग टाइम पर होते हैं। हमारे में सेल का नंबर इंक्रीज होना ग्रोथ है, उनके में सेल का साइज इंक्रीज होना ग्रोथ होता है। आगे बढ़ते हैं। अब मैम आपको बता रही है क्या, अब मैम आपको बता रही है एनिमल्स एंड प्लांट की ग्रोथ, ठीक है। चलिए, ग्रोथ इन एनिमल्स एंड प्लांट, ग्रोथ इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। चलिए एनिमल्स एंड प्लांट की ग्रोथ के बारे में बात करते हैं। चलो आ जाओ बच्चों, आ जाओ। चलो अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे प्लांट्स और एनिमल्स की ग्रोथ की। चलो प्लांट और ये हो गया एनिमल्स, ठीक है। आई होप जो मैं समझा रही हूँ वो आप समझ रहे हैं। बहुत सारे लोग यूनिसेलुलर में बोलते हैं कि सेल डिवीजन भी ग्रोथ है, सेल मास भी इंक्रीज है, तो वो भी सही है ना भाई। रिप्रोडक्शन हुआ है क्योंकि ग्रोथ हुई है। यहाँ पर ऐसा होता है कि ग्रोथ हो गई, रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा, कोई चलेगा, पर यूनिसेलुलर में ग्रोथ हुई है तो रिप्रोडक्शन होगा, सेल इंक्रीज होगा तो सेल डिवाइड भी होगा, ठीक है। चलो आ जाओ, अब अपन बात करते हैं किसकी, प्लांट की।
देखो भैया, प्लांट में हम लोगों को ये बात समझना है कि प्लांट में होते हैं बहुत सारे मेरिस्टम्स, ठीक है, जैसे कि एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम। तो उनकी सेल्स, ये याद रखना है कि हमेशा डिवाइड होते रहते हैं। तो प्लांट में हमेशा सेल डिवीजन चलता रहता है, इसलिए उनके में ग्रोथ भी हमेशा चलती रहती है, ये बात याद रखनी है। सेल डिवीजन कॉन्टिन्यूअस इन द प्लांट्स। ध्यान से समझो मेरी बात को, क्या बोल रही हूं मैं। सेल डिवीजन प्लांट्स में कॉन्टिन्यूअस होता है, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, इन प्लांट्स, ठीक है। सेल डिवीजन प्लांट्स में कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस चलता रहता है। समझ में आई बात। थ्रू आउट द लाइफ बेटा, ये भी आपको याद रखना है, थ्रू आउट द लाइफ, थ्रू आउट द लाइफ प्लांट में सेल डिवीजन थ्रू आउट द लाइफ चलता रहता है। समझ में आई बात। इसलिए उनकी ग्रोथ अनलिमिटेड होती है, ग्रोथ अनलिमिटेड होती है, अनलिमिटेड, ये याद रखना है। चलो अब अपन बात करते हैं एनिमल या एनिमल्स की ही बात करते हैं, मल्टीसेलुलर भी, प्लांट तो मल्टीसेलुलर ही है। चलो अब अपन बात करते हैं किसकी, एनिमल्स की। हो ठीक है, अब अपन बात करते हैं एनिमल्स की। एनिमल्स में क्या होता है कि आफ्टर सर्टेन एज, ध्यान से समझना, आफ्टर सर्टेन एज जो ग्रोथ होती है वो स्टॉप हो जाती है। आफ्टर सर्टेन एज द ग्रोथ विल स्टॉप, ठीक है। आफ्टर सर्टेन एज क्या हो जाता है, आफ्टर सर्टेन एज द ग्रोथ विल स्टॉप। भाई हमेशा थोड़ी बढ़ता रहेगा, खली तो फिर बहुत ही बड़ा है, अपन तो है तो आसमान तोड़ के बाहर हो जाएंगे। आफ्टर सर्टेन एज द ग्रोथ विल स्टॉप, ठीक है, स्टॉप। बट, और यहां पर अगला सेंटेंस, बट द सेल डिवीजन विल कंटिन्यू, सेल डिवीजन विल कंटिन्यू। ओ मैम अभी तो आप वहां बोल रही हैं कि सेल डिवीजन होता है तो ग्रोथ होती है, आप समझना। बट द सेल डिवीजन विल कंटिन्यू for the repair and maintenance, ठीक है, मेंटेनेंस। क्लियर है इतनी बात। तो आपने क्या सीखा कि भैया प्लांट जो होता है ना, उसकी अगर आप पत्ती तोड़ लें तो कितना भी बूढ़ा प्लांट रहे वो न्यू लीफ, देखो हमेशा प्लांट ऑलवेज मेक, ठीक है, हमेशा एक प्लांट जो है वो न्यू लीफ बनाता रहता है, ठीक है, और उसमें न्यू फ्लावर बनते रहते हैं, ठीक है, न्यू फ्लावर बनते रहते हैं और न्यू ब्रांचेस बनती रहती हैं, न्यू ब्रांचेस। अब तुम सोचो यार, अपना हाथ काट दिया जाए तो दूसरे दिन नया हाथ आ सकता है क्या? नहीं। समझ में आई बात। पर हाँ, अगर किसी जगह से हाथ कट गया है तो वहां पर वो घाव जरूर भर सकता है। इनके में आप काट दीजिए फिर से उग जाएंगे ये, हमारे में ऐसा नहीं होता। हमारे में ग्रो सेल डिवीजन अनलिमिटेड है हमारे पास भी, पर हमारा सेल डिवीजन ऐसा है कि नया ऑर्गन नहीं आ सकता, पर अगर कोई चोट वोट लग गई तो हमारा सेल डिवीजन उसे रिपेयर जरूर कर सकता है। इज दिस क्लियर टू यू? ठीक है, तो हमने क्या क्या सीखा है अभी तक ये समझ लें। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल का साइज और नंबर दोनों इंक्रीज होना हम उसे ग्रोथ कंसिडर करते हैं, क्योंकि अगर सेल का साइज इंक्रीज हुआ है तो डेफिनेटली सेल का नंबर भी इंक्रीज होगा। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर द इंक्लूसिव इवेंट, एक साथ होते हैं। बट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन बोथ आर एक्सक्लूसिव इवेंट। यहाँ पर ग्रोथ का हो जाना ये बताता है कि भाई ग्रो हो गए हो, बड़े हो गए हो, पर रिप्रोडक्शन तब होगा जब आप एक सर्टेन एज पे आ जाओगे, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो। जब प्लांट की ग्रोथ की बात की हमने तो प्लांट में सेल डिवीजन हमेशा चलता रहता है और इवन एनिमल में भी चलता रहता है, पर प्लांट में सेल डिवीजन होने की वजह से न्यू लीफ, न्यू फ्लावर, न्यू ब्रांचेस आ सकती हैं, पर एनिमल में सेल डिवीजन होने की वजह से सिर्फ रिपेयर और मेंटेनेंस हो सकता है। क्लियर है? आई होप दिस इज क्लियर। नाउ अब यू एवर वॉन्डर कि जो ग्रोथ है वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में भी हो सकती है? सोचो, हो सकती है क्या? अगर आपको ऐसा लगता है ये तो आइए, ठीक है, चलो अब अपन बात करते हैं ग्रोथ इन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, ध्यान से समझना। ग्रोथ इन, उसके बाद हम इसकी स्लाइड रीड करेंगे, फिर रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन छोटा ही है। ग्रोथ इन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो भैया तुम मुझे बताओ, ये रिमोट है, कुछ समय के बाद इसको रख दीजिए, इसके ऊपर पत्थर वत्थर बन जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो ग्रोथ है क्या वो?
सोचो। तो ग्रोथ इन, अगर आप रिवर में पानी इंक्रीज होना वो भी ग्रोथ है। अगर आप बोले माउंटेन बोल्डर्स इंक्रीज हो रहे हैं, माउंटेन का साइज इंक्रीज हो रहा है। अगर आप बोले ग्लेशियर्स इंक्रीज हो रहे हैं, बर्फ जम रही है, तो क्या ये ग्रोथ है? भैया ये ग्रोथ ही तो है। क्या है ये बताओ, इनमें क्या हो रहा है, इन सब में क्या हो रहा है बताओ? इन सब में साइज इंक्रीज हो रहा है। तो अगर मैम आप ये बोलती हो कि साइज का इंक्रीज होना ग्रोथ है, तो ये भी तो ग्रोथ है ही है, बिल्कुल है। पर इस ग्रोथ को हम मानते हैं एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। कैसी ग्रोथ मानते हैं बच्चों? हम इसे एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, ठीक है। हम इसे क्या मानते हैं मेरे बच्चों, मेरे आंखों के तारों, चांद सितारों, गुले गुलजारों, मेरे बच्चे मेरी बच्चियों, ठीक है। मेरी छाती में धोंधरा करने से अच्छा है कि पढ़ लो, ठीक है। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ जो होती है ये क्यों होती है? ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ मटेरियल। क्यों होती है बच्चों? ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ मटेरियल। कौन सा मटेरियल भैया? पानी, पत्थर, मिट्टी, इन सब के डिपोजिशन होने से आपकी एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होती है। इज दिस क्लियर? ये आपको सब कहानी क्लियर हो गई होगी कि ग्रोथ कैसे कैसे होती है। डन 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 बच्चों। अब आओ आगे बात करते हैं, ठीक। अब एक्सट्रिंसिक ग्रोथ की बात चली है तो भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या पाया जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, समझना बात को, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, कहाँ गया? ग्रोथ इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ हमेशा इंट्रिंसिक होती है। ऐसी होती है इंट्रिंसिक का मतलब सेल तब डिवाइड होती है जब उसके अंदर का प्रोटोप्लाज्म बढ़ता है, साइटोप्लाज्म बढ़ता है, न्यूक्लियस वगैरह बढ़ते हैं, तभी तो डिवाइड होता है, ठीक है। क्लियर हो गया इतनी बात? आई होप दिस इज क्लियर। अब चलो इसकी ग्रोथ की स्लाइड रीड कर लें, उसके बाद हम लोग रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। चलो आ जाओ, ठीक है। अब देखो लिविंग बीइंग्स में दो प्रकार की ग्रोथ हो सकती है, एक होती है प्रोटोप्लाज्मिक, एक होती है एपोप्लाज्मिक। देखो प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है बच्चों, ये भी समझना जरूरी। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है, ठीक है। इंट्रिंसिक ग्रोथ मतलब ऐसा नहीं है कि हम किसी भी चीज का डिपॉजिट नहीं कर सकते। भाई सेल वॉल भी डिपॉजिट होती है, सेल वॉल का भी साइज इंक्रीज होता है, बिल्कुल होता है, तो उसको हम एपोप्लाज्मिक सब्सटेंस कहते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ज्यादातर इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है। अगर सेल वॉल का थिकनेस इंक्रीज हो रहा है तो हम इसे कहते हैं एपोप्लाज्मिक सब्सटेंस की ग्रोथ। प्रोटोप्लाज्मिक सब्सटेंस का मतलब होता है, चलो पढ़ ही लेते हैं, यहाँ पे लिखा है भी। प्रोटोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं? दीज आर द कॉम्पोनेंट ऑफ लिविंग मैटर लाइक साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। अगर आप सेल के अंदर कुछ बढ़ा रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्मिक growth. Protoplasmic growth is exhibited by the living component of the cell such as cytoplasm and the nucleus. और हर living organism अगर वो डिवाइड हो रहा है तो डेफिनेटली ये वाला फीचर उसके अंदर होगा ही होगा। क्लियर है? आ जाओ नेक्स्ट अपन बात करते हैं एपोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस की ग्रोथ। अगर मान लो कोई सेल अपने चारों तरफ कोई नॉन लिविंग मैटर बना रही है, जैसे कि बना रही है सेल वॉल, ठीक है, जैसे कि मान लो कोई बना रही है बोन का मैट्रिक्स, कार्टिलेज, फाइबर्स, जो कि नॉन लिविंग मटेरियल सेल बना रही, पर ये सेल बना रही है इसीलिए ये एक एपोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस इंक्रीज होना। सो वी हैव, आपको क्या समझाया यहाँ पे मैंने, आ जाओ बेटा, ठीक है, आ गया ओके। सो द ग्रोथ प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस, भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म दो प्रकार के ग्रोथ प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस प्रोड्यूस कर सकता है। एक है प्रोटोप्लाज्मिक सब्सटेंस, मतलब कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म बढ़ाओ, न्यूक्लियस बढ़ाओ, और एक होता है लिविंग सेल के द्वारा प्रोड्यूस होने वाला सब्सटेंस जो कि नॉन लिविंग बढ़ा देता है। भाई सेल वॉल को बढ़ाना, नॉन लिविंग चीजें बढ़ा रहा है सेल, भाई फाइबर्स बढ़ाना, ठीक है, बोन कार्टिलेज का मैट्रिक्स बनाना, ये नॉन लिविंग होता है। तो सेल अगर अपनी सुरक्षा के लिए कोई नॉन लिविंग मटेरियल बना रही है तो ये होता है एपोप्लाज्मिक सब्सटेंस। कोई लिविंग मटेरियल, न्यूक्लियस, डीएनए, क्रोमोसोम, ये सब बना रही, इट इज द प्रोटोप्लाज्मिक सब्सटेंस। ग्रोथ थ्रू अबव बोथ सब्सटेंसेस इज कॉल्ड एज इंटरनल। इन दोनों को मिलाकर बच्चों हम ये कहते हैं, अरे यार व्हाट द हेल इज दिस, ठीक है, इन दोनों को हम कहते हैं इंटरनल। दूसरे पेन से लिखती हूँ, ठीक है, इन पीछे हो जाएगा, रुक जाओ, ठीक है। इन दोनों मिलाकर हम कहते हैं इंटरनल सब्सटेंसेस, ठीक है। और इंटरनल सब्सटेंस का जब इंक्रीज होता है, इंटरनल सब्सटेंस जब इंक्रीज होता है तो हम कहते हैं कि ग्रोथ हो रही है। क्लियर?
चलो अब अपन ये रीड कर लेते हैं। नॉन लिविंग में यह भी आपको बता दिया, माउंटेन का बढ़ना, सैंड रेत के टीलों का बढ़ना, इन सब में ग्रोथ सिर्फ तब होती है जब कोई मटेरियल इकट्ठा हो रहा होता है, इसीलिए इस प्रकार की ग्रोथ को हम एक्सट्रिंसिक ग्रोथ कहते हैं। क्लियर है बच्चों? अब आ जाओ भाई साहब रिप्रोडक्शन 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 रिप्रोडक्शन। चलो भाई साहब माताओं बहनों रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, और रिप्रोडक्शन पढ़ाने के लिए मैम को फिर ब्लैंक स्लाइड चाहिए। ब्लैंक स्लाइड के बिना मैम नहीं मानेगी, बिना लिखे तो अपना जो है तो पता है नीट वाले बच्चों, तुम मुझे ना बिना ऐसे, अभी नेक्स्ट क्लास में इसकी प्रैक्टिस करा दूंगी मैं दोनों टॉपिक्स की, तो टेंशन नहीं लेना, ठीक है? पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो बिल्कुल भी घबराना मत, है ना? चलो यहीं पे अपन शुरू कर लेते हैं रिप्रोडक्शन, तो सही रहेगा। तीन ले लेते हैं अपन। चलो आ जाओ, अब अपन मैम शुरू करवा रही है भाई साहब क्या, रिप्रोडक्शन, ठीक है? चलो आ जाओ रिप्रोडक्शन देख लेते हैं क्या होता है। आओ रिप्रोडक्शन, चलिए भैया आइए रिप्रोडक्शन देख लेते हैं क्या होता है। देखो, एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग, ठीक है? क्या है ये बताओ बच्चों मुझे, इट इज द एबिलिटी ऑफ, ठीक है? क्या है बच्चों ये बताओ 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 मेरे राजा बेटो, एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, टू प्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग्स। एक ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी जिससे वो बच्चे पैदा कर ले उसे ही हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। समझ में आ गई बात? क्लियर है? ठीक, अब ध्यान से समझना रिप्रोडक्शन से, ध्यान से समझना। देखो क्लास 12th में एक चैप्टर है जिसका नाम है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अच्छा एक सेकंड पहले उसको बाद में बताती हूँ, पहले ये पॉइंट। रिप्रोडक्शन करने से, ध्यान से सुनो, रिप्रोडक्शन दो प्रकार का होता है, ठीक है? रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का होता है बच्चों? रिप्रोडक्शन कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। रिप्रोडक्शन के टाइप्स कितने हैं? रिप्रोडक्शन 2 प्रकार का हो सकता है। पहला होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना। एक क्या होता है मेरे बच्चों, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है मेरे बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर है? एक होता है बच्चों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर है इतनी बात? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली 1 पेरेंट इन्वॉल्व होता है। आई डोंट थिंक सो कि ये मुझे बताने की जरूरत है, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है और इसमें आपको कोई वेरिएशन नहीं दिखाई देता, ठीक है? समझ में आई बात? देखो इधर, इनमें आपको कोई वेरिएशन नहीं दिखाई देता, समझ गए? नो वेरिएशन। अगर नो वेरिएशन होगा तो नो न्यू स्पीशीज, ठीक है? कोई नई स्पीशीज जल्दी से आएगी नहीं या नहीं आएगी, बहुत स्लो आएगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये आपको पता होना चाहिए कि कितने पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, 2 पेरेंट। 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं तो वेरिएशन आता है। वेरिएशन आता है तो क्या होता है? इवोल्यूशन होता है। इवोल्यूशन होता है, इवोल्यूशन होता है तो न्यू स्पीशीज आती है। आ रही है बात समझ में कि आया टकराया और ऊपर चला जा रहा है सब? क्लियर है? तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितनी स्पीशीज इन्वॉल्व है बेटा जी? एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है। एक पेरेंट इन्वॉल्व होगा तो भैया एक ही पेरेंट 2 बना दे रहा है तो कोई वेरिएशन दिखेगा क्या यार? नहीं दिखेगा। इसमें कोई न्यू स्पीशीज जल्दी नहीं आती नहीं, ठीक है? ओके, तो तुमको पता है इसकी वजह से आपकी क्लास 12th में एक चैप्टर है जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। उसमें सीधे शब्दों में लिखा है कि अगर हम रिप्रोडक्शन को ये मानते हैं कि इसकी वजह से हमेशा, ये देखो ध्यान से, अगर हम ये मानते हैं कि रिप्रोडक्शन की वजह से हमेशा पॉपुलेशन जो है इंक्रीज होती है, पॉपुलेशन इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है? हम ये मानते हैं कि अगर रिप्रोडक्शन की वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज है या डिक्रीज है तो भैया अगर तुमने एसेक्सुअल को रिप्रोडक्शन ले लिया ना तो इनका तो ट्रिमेंडस पावर ऑफ रिप्रोडक्शन है यार, समझो? इनका तो ट्रिमेंडस पावर ऑफ रिप्रोडक्शन है, तो रुकेंगे ही नहीं। ये तो बड़ा कितनों को काउंट करोगे? इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं बच्चों? ध्यान से सुनो। इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कहा जाता है, ध्यान से सुनिए, इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कहा जाता है ट्रू रिप्रोडक्शन, ट्रू सेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कहा जाता है ट्रू सेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। इज दिस क्लियर टू यू गाइस? आई होप आई एम क्लियर एंड वेरी जो है
क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। एसेक्सुअल को अगर तुमने ट्रू सेंस ऑफ रिप्रोडक्शन कंसिडर कर लिया तो भैया गिनते गिनते मर जाओगे। 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज वो स्पीशीज है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है, ना कि एसेक्सुअल। क्योंकि हम एसेक्सुअल को ट्रू स्पीशीज, ट्रू रिप्रोडक्शन वाली स्पीशीज मानते ही नहीं है, क्योंकि ये कोई वेरिएशन नहीं देती, नो इवोल्यूशन, इसलिए इनका कोई अस्तित्व नहीं। तो बेटा क्या है, इनकी लिविंग नहीं है? लिविंग तो बराबर है यार। तो यही तो मैं आपको बता रही हूं कि अगर आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, दूसरे नंबर रिप्रोडक्शन को ट्रू सेंस मान रहे हैं तो पहले वाले को तो आपने माना ही नहीं। तो जब आपने पहले वाले को रिप्रोडक्शन कंसिडर ही नहीं किया तो क्या वो जीवित नहीं है? वो जीवित है। इसलिए कहा जा रहा है कि रिप्रोडक्शन इज नॉट द डिफाइनिंग फीचर, क्योंकि हम एसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स के अंदर होने वाली रिप्रोडक्शन को रिप्रोडक्शन नहीं मानते। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो ट्रू रिप्रोडक्शन मानेंगे और इसीलिए हम ट्रू रिप्रोडक्शन को ही पॉपुलेशन काउंट में वी ऑलवेज यूज, देखो ध्यान से, वी ऑलवेज, देखो यहां पे एक सेंटेंस मैम लिख रही है, ध्यान से देखना, वी ऑलवेज काउंट दोज ऑर्गेनिज्म in population who do, ठीक है, स्पेलिंग इस इंग्लिश देख लेना, who do, ठीक है, who does sexual reproduction, एसेक्सुअल वालों को कोई अस्तित्व नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो लिविंग नहीं है, इसलिए हम रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं मानते, क्योंकि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही मान रहे हैं ट्रू सेंस, उसको ट्रू सेंस मानते नहीं, रिप्रोडक्शन उसको मानते नहीं, भाड़ में जाओ तुम जो भी हो। क्लियर है? चलिए, अब हम लोगों ने ये बात की कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ बोथ आर द इंक्लूसिव इवेंट, ठीक है, और एक मल्टीसेलुलर में बोथ आर एक्सक्लूसिव इवेंट। तो यूनिसेलुलर में अगर ग्रोथ हो रही है मतलब रिप्रोडक्शन होगा, हमारे में ग्रोथ हो रही है इसका मतलब ये कि उनमें रिप्रोडक्शन हो, ये बेटा जरूरी नहीं है। समझ में आ गई बात? आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आपको मैंने बताया क्या होता है। उसके बाद हर ऑर्गेनिज्म जो जीवित है और जो ग्रोथ कर रहा है वो रिप्रोडक्शन करे, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। रिप्रोडक्शन जो है कौन से ऑर्गेनिज्म नहीं शो करते? रिप्रोडक्शन डज नॉट shows by every living multicellular organism, ऐसा लिखो, क्योंकि एसेक्सुअल को तो तुम कंसिडर ही नहीं कर रहे ना। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। चलो देखते हैं, ठीक है, चलो देखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल बात करते हैं, किसकी एग्जाम्पल? इनफर्टाइल कपल। भाई वो कपल जो बच्चे पैदा नहीं कर पा रहा है तो क्या वो जीवित नहीं है? जीवित है, बस रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है। तो नेक्स्ट है आपकी वर्कर बीज, ठीक है। वर्कर बीज क्या होती हैं भाई? आपके जो मधुमक्खियां होती हैं उसकी पॉपुलेशन होती है, तो पॉपुलेशन में एक पॉपुलेशन का नाम है वर्कर बीज, ठीक है। उसके बाद म्यूल, गधे और घोड़े का बच्चा म्यूल, खच्चर, ठीक है। ये लोग भी बच्चे पैदा नहीं कर सकते, तो इसका मतलब क्या है? ठीक है, आर दे नॉट लिविंग, ठीक है। क्या ये लिविंग नहीं है? बोलो, क्या ये लिविंग नहीं है बच्चों? ये लिविंग है। दे आर लिविंग, ठीक है, दे आर लिविंग, ठीक है। दैट इज वाई रिप्रोडक्शन इज द फीचर बट not defining feature of living beings। वो एक फीचर हो सकता है पर डिफाइनिंग फीचर नहीं है। क्लियर? डन, वी हैव डन विद द रिप्रोडक्शन टू। चलो रिप्रोडक्शन पढ़ लेते हैं आप, ठीक है। आ जाओ बेटा, रिप्रोडक्शन हो जाए। कहाँ है रिप्रोडक्शन? चलो, रिप्रोडक्शन जो है फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल विद द सिमिलर काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन, दो टाइप का है, एसेक्सुअल
बहुत सारे हैं, बाइनरी फिजन, रीजनरेशन, बर्डिंग, ठीक है, और फ्रैगमेंटेशन, प्रोटोनिमा फ्रैगमेंटेशन, बहुत सारे, ठीक है, ठीक है। मैनी ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस एट ऑल, म्यूल, स्टेराइल वर्कर बीज, इनफर्टाइल कपल, हेंस रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी ऑल द इंक्लूजिंग डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर, एच एंड एवरीथिंग। नाउ अब मैं आपको, ये खत्म हो गया है ग्रोथ एंड आपका वो हो गया, और भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के फीचर है जैसे न्यूट्रिशन, ठीक है, न्यूट्रिशन, ठीक, न्यूट्रिशन, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, खाना पीना वो खाता है, रेस्पिरेशन उसके अंदर होता ही है, ठीक है, हो सकता है रेस्पिरेशन होगा ही, रेस्पिरेशन मतलब खाना तो वो तोड़ेगा ही, चाहे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है। उसके बाद कौन होता है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, पर प्लांट इसका वो है, प्लांट इसका एक्सेप्शन है कि भाई लोकोमोशन एंड मूवमेंट क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह चेंज कर रहे हो, पर प्लांट इसका एक्सेप्शन है। मूवमेंट कर रहे हो, मूवमेंट हर कोई शो करता है, बहुत सारे सेसाइल जो होते हैं, जो आपके पॉरीफेरा होता है, वो नहीं चलते एक जगह से दूसरी जगह, तो क्या वो जीवित नहीं है। पर हाँ, लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये प्रॉपर्टीज भी हो सकती हैं। एक्सक्रीशन, हर कोई जो खाना खाएगा पॉटी करेगा, चीज़ें बाहर निकालेगा, ये भी एक प्रॉपर्टी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। और एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपकी डेथ, ठीक है। उसके बाद अडैप्टेशन, अडैप्टेशन क्या होता है, अडैप्टेशन का मतलब ये होता है बदलते हुए एनवायरनमेंट में अपने आप को ढालना। समझ में आई बात, हर ऑर्गेनिज्म के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि बदलते हुए एनवायरनमेंट में वो अपने आप को ढाले, ढाल पाएगा तो जी पाएगा, नहीं ढाल पाएगा तो नहीं जी पाएगा। तो ये भी हर ऑर्गेनिज्म की एक प्रॉपर्टी होती है। समझ में आ गई बात। अब जो है इसके लॉन्ग टर्म अडैप्टेशन, इसका मतलब ये है कि बहुत लंबा आपने अडैप्टेशन किया है और इसमें जो आपने चेंज किया वो कभी भी वापस नहीं हो सकता, ठीक है। और ये जो है क्यों होता है, ताकि आप अपना जीवन अच्छे से बिता सके, और ये एक बार हो जाए तो दोबारा नहीं होते। जैसे कि नॉन वेनेमस स्कारलेट सेल मिमिक द अपीयरेंस ऑफ वेनेमस कोरल स्नेक टू डिफर द प्रेडेटर्स। तो नॉन वेनेमस स्कारलेट्स के जो स्नेक है वो अपने आप को वेनेमस कोरल स्नेक की तरह बना लेता है ताकि उसे कोई परेशान ना करे। शॉर्ट टर्म का मतलब ये है कि वो अपने आप का बचाव करने के लिए कुछ ऐसे चेंजेस करते हैं जिसकी वजह से वो अपना आप का बचाव कर सके। जैसे कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो है ठंडी में अपने आप को हाइड कर लेते हैं, दिस इज द हाइबरनेशन। कुछ गर्मी में अपने आप को हाइड कर लेते हैं जिसे कहते हैं एस्टिवेशन। बेटा ये दोनों टर्म इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ठीक है। तो these are also the changes, these are also the property of living organism जो living organisms के द्वारा शो की जाती है, पर हर के द्वारा नहीं शो की जाएगी, इसलिए डिफाइनिंग नॉन डिफाइनिंग में इसको कंसिडर नहीं किया है। दिस इज एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको दे रही हूँ। क्लियर है। एजिंग, बेटा जीवन में आए हो तो मृत्यु एक अटल सत्य है, बुढ़ापा और मृत्यु ये सब में हो रही है, ठीक है। जो नहीं मर पाएगा वो अमर है, वो लिविंग नहीं है भैया। क्लियर। अब आ जाओ मैं तुमको एनसीईआरटी दिखा देती हूँ, ठीक है। एनसीईआरटी हो जाए, चलो कहाँ है, चलो ग्रोथ पढ़ा दूँ, आओ ग्रोथ पढ़ा दूँ तुम्हें, ग्रोथ हो जाए बच्चों, ठीक है। कहाँ है, इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, हाईलाइटर लूंगी, एनसीईआरटी हाईलाइट, एनसीईआरटी बूटी बाय द शिप्रा मैम। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, इंक्रीज इन द मास, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। यही लिखवाया था मैंने। अगर आपका मास इंक्रीज हो रहा है या आपका नंबर इंक्रीज हो रहा है, दिस इज द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ बाय सेल डिवीजन। हम कैसे ग्रो करते हैं, सेल डिवीजन से। इन प्लांट्स ग्रोथ डन बाय सेल डिवीजन अकर्स कंटिन्यूअसली थ्रू देयर लाइफ स्पैन, जीवन भर चलती रहती है। बट इन एनिमल ग्रोथ इज सीन अप टू सर्टेन एज, हमारी कुछ समय तक चलती है। पर सेल डिवीजन जो है वो हमेशा चलता रहता है, टू रिपेयर एंड मेंटेनेंस। क्लियर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होती है सेल डिवीजन, ठीक है। सेल इंक्रीज होती है और सेल डिवीजन, ठीक है। वन कैन इजिली ऑब्जर्व इन विट्रो कल्चर बाय सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल अंडर द माइक्रोस्कोप। इन मेजॉरिटी हायर एनिमल्स एंड द प्लांट ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर एक्सक्लूसिव इवेंट। यही मैं आपको बता रही थी, इसको ग्रीन कलर से मार्क करूंगी मैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ये दोनों एक्सक्लूसिव इवेंट है। कम से कम 15 बार इसके बारे में हमने बात की। समझ में आ गई बात। जबकि यूनिसेलुलर में दोनों इंक्लूसिव इवेंट है। वन मोस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन द बॉडी मास कंसिडर्ड एज ग्रोथ। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऑल्सो ग्रो इफ वी कंसिडर द इंक्रीज इन द मास एज अ ग्रोथ, ठीक है। जैसे माउंटेन बोल्डर सैंड ड्यूज डू ग्रो, ठीक है। सेल माउंट है, वहां सैंड ड्यूज लिखा, ठीक है, सेम ही चीज है। हाउएवर दिस काइंड ऑफ ग्रोथ एग्जिबिटेड बाय द नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल, ठीक है। और हमारा जो होता है वो होते हैं इनसाइड से ग्रोथ, इसलिए नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को एक्सट्रिंसिक ग्रोथ और हमारी ग्रोथ को इंट्रिंसिक ग्रोथ कहते हैं। हमारे में दो टाइप के सब्सटेंस ग्रो होते हैं, बाहर से जिसे हम एपोप्लाज्मिक सब्सटेंस
सब्सटेंस कहते हैं अंदर से, जिसे हम प्रोटोप्लाज्मिक सब्सटेंस कहते हैं। क्लियर है, समझ में आ गई बात। चलो नेक्स्ट इज, ठीक है, देन वी अंडरस्टैंड दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग सिस्टम, ठीक है, बट डेड ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर सकता, ठीक है। Reproduction is like by the characteristics of living organism. In multicellular organism, reproduction refers to the production of progeny possessing feature of more or less similar to their parent. ये reproduction होता है multicellular organism में, production of progeny possessing feature more or less similar to their parent. Parent की तरह characteristics होना. Invariably, implicity, implicity मतलब, ठीक है, implicity का मतलब क्या है, ढूंढ के बताना मुझे implicity का मतलब क्या होता है, बताना जरा। ये हमको बताता है ये ऐसा ही होता है, ठीक है। वी ऑलवेज, हमको क्या करता है, हमको जबरदस्ती करता है हमारे साथ, ये बताता है कि भैया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही ट्रू सेंस ऑफ रिप्रोडक्शन है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मीन्स ऑल्सो। फंजाई मल्टीप्लाई इजिली ड्यू टू द मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर, ठीक है, फंजाई स्पोर बनाता है एसेक्सुअली, ठीक है। फिर उसके बाद बडिंग इन द हाइड्रा एंड द ईस्ट। प्लेनेरिया के पास क्या होता है, प्लेनेरिया प्लेटफॉर्म होता है जिसमें ट्रू रीजनरेशन पाया जाता है। क्लियर है। फ्रैगमेंटेड ऑर्गेनिज्म, एक ही पार्ट से पूरा ऑर्गेनिज्म बना देते हैं, ठीक है। इन फंजाई द फिलामेंटस एल्गी एंड द प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस। प्रोटोनिमा एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो बड बनाता है, फिर वो बड किसी जगह पे गिरती है और नया ब्रायोफाइट बना देती है। All easily multiply by fragmentation. When it comes to the unicellular organism like bacteria, unicellular algae and the amoeba, reproduction is the synonym with growth. यही मैं आपको बता रही हूँ कि unicellular organism में जैसे अमीबा और आपका एल्गीज, इनके में ग्रोथ इज इक्वल टू रिप्रोडक्शन, ठीक है। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है। वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड द ग्रोथ एज इक्विवेलेंट इंक्रीज इन द सेल नंबर और मास। हेंस वी नोटिस दैट अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, वी आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट द यूसेज ऑफ दीज टू टर्म, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ठीक है, दे आर नॉट क्लियर। फर्दर देयर आर मेनी ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट रिप्रोड्यूस, जैसे म्यूल, स्टेराइल वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स। हेंस रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो कैन नॉट बी एन ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये नहीं पाया जाता। ऑफ कोर्स नो लिविंग ऑब्जेक्ट इज केपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग बाय इटसेल्फ, ठीक है। तो ग्रोथ, रिप्रोडक्शन ये फीचर हो सकते हैं लिविंग के, बट डिफाइनिंग फीचर नहीं हो सकते। सो वी हैव डन द फर्स्ट टॉपिक विच इज द फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट क्लास जिसमें हम डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करेंगे, पहले इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। सो वी हैव डन लिविंग वर्ल्ड के 3 लेक्चर्स, थोड़े 2, 4, 5 लेक्चर में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। आई होप यू लर्न एंड एंजॉय द सेशन मेरे प्यारे बच्चों। सी यू इन द नेक्स्ट अमेजिंग सेशन। तब तक थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।